हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं राइट, ड्यूटीज एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। सो वन बाय वन हम इस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन अनदर, यानी कि एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के प्रति क्या रिलेशन रहता है। तो बात करें म्यूचुअल एजेंसी की, तो म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप में रहती है, यानी म्यूचुअल रिलेशन रहता है पार्टनर ऑफ द फर्म। जब भी पार्टनरशिप बनती है तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं इनका आपस में ही एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन रहता है। सो म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज एवरी पार्टनर्स की फर्म के बिजनेस में इन्वॉल्व होती है। सेक्शन 9 to 17 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो आपस में म्यूचुअली रिलेटेड होते हैं एंड दिस रिलेशंस गवर्न एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी पार्टनरशिप डीड बनती है, यानी इनकी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इम्प्लाइड और एक्सप्रेस, यानी जो आपके लिखित में या कंडक्ट ऑफ बिहेवियर के थ्रू अथॉरिटी बनती है, उसके अंदर ही इन पार्टनर्स को काम करना पड़ता है। उस अथॉरिटी के बाहर अगर काम करेंगे तब पार्टनर एक दूसरे के लिए लायबल नहीं होंगे, लेकिन अगर उस अथॉरिटी के अंदर इम्प्लाइड अथॉरिटी या एक्सप्रेस अथॉरिटी के अंदर ही पार्टनर्स काम करेंगे तो इनकी म्यूचुअल एजेंसी एक दूसरे के लिए क्रिएट होती है। इफ अगर कोई पार्टनर फर्म्स के अकाउंट्स को चेक करना चाहता है तो दूसरे किसी व्यक्ति को कोई ऑब्जेक्शंस नहीं होगा, बिकॉज जो भी बिजनेस कंडक्ट किया जाता है वो सब पार्टनर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एक व्यक्ति सबके लिए लायबल होगा, सब व्यक्ति एक के लिए लायबल होंगे। इट्स मीन दैट कि प्रिंसिपल और एजेंसी यानी एजेंट का रिलेशनशिप पार्टनरशिप में रहता है। बात करें राइट्स ऑफ पार्टनर्स की, तो डिफरेंट तरह के राइट्स पार्टनरशिप में रहते हैं, जैसे कि टेक पार्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में हिस्सा लेना, अपनी एडवाइस देना, बुक्स को चेक करना यानी बुक ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, प्रॉफिट शेयर्स करना, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल लेना या इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए मतलब वो क्लेम कर सकता है। राइट ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति का अधिकार है। प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। एंड न्यू पार्टनर के एडमिशंस के लिए बाकियों को कंसल्ट करना पड़ेगा। पार्टनर रिटायर हो सकते हैं। बिजनेस जो है वो आफ्टर रिटायरमेंट आप सेम कर सकते हैं। शेयर ऑफ द प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा एंड किस तरह से रेम्युनरेशन उनको काम की मिलेगी, तो ये उसके अधिकार रहते हैं। अब वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। पहला आता है राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। सेक्शन 12A में डिफाइन किया गया है कि जितने भी पार्टनर फर्म के रहते हैं उनको बिजनेस में मैनेजमेंट करने का, बिजनेस को चलाने का अधिकार होता है। सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ अगर रॉन्गफुली प्रोहिबिटेड एक्ट किसी पार्टनर ने किया है तो उसको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता। अदरवाइज जो भी पार्टनर फर्म के रहते हैं वो सबको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार रहता है। सेकंड, राइट टू कंसल्टेट, सेक्शन 12C में इसको डिफाइन किया गया है। तो जितने भी पार्टनर्स हैं तो सबके ओपिनियन लिया जाता है डिसीजन के लिए। तो कोई भी डिसीजन लेना है तो विदाउट कंसेंट टू एनी पार्टनर्स नहीं होगा। जितने भी फर्म के पार्टनर हैं सबके कंसेंट से ही मेजर डिसीजन लिए जाते हैं। थर्ड आता है राइट टू असेस द बुक ऑफ अकाउंट। सेक्शन 12D में ये डिफाइन है कि जितने भी पार्टनर हैं वो बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट चेक कर सकते हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स है एग्जामिन कर सकते हैं, उनकी कॉपी ले सकते हैं। राइट टू रेम्युनरेशन, सेक्शन 13A में डिफाइन है कि जितने पार्टनर्स काम करते हैं उनको रेम्युनरेशन रिसीव होगी। वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन है, पार्टनरशिप डीड में डिफाइन होगा कि कितनी रेम्युनरेशन उनको पे की जाएगी। कुछ काम विदाउट रेम्युनरेशन भी होते हैं तो वो भी उनको सही तरीके से करने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर काम की उनको रेम्युनरेशन मिलेगी। हाँ, कुछ रूटीन वर्क होते हैं जिसके लिए पे नहीं होता, कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिनके लिए पे होता है। तो पार्टनर जिन ऐसे काम करने के लिए जिनके लिए पे होता है उनके लिए रेम्युनरेशन क्लेम कर सकता है। राइट टू शेयर प्रॉफिट, तो अंडर सेक्शन 13B में डिफाइन है कि फर्म को जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपस में जितने भी पार्टनर होंगे उनमें डिवाइड होगा। मे बी वो इक्वली डिवाइड हो, मे बी वो रेशियो जो पार्टनरशिप डीड में डिसाइडेड है उसके हिसाब से डिवाइड हो सकता है। राइट टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, सेक्शन 13C में डिफाइन है कि जितने भी पार्टनर कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल उस पे वो इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में उसका इंटरेस्ट ऑफ रेट डिफाइन है उस अकॉर्डिंग, अगर इंटरेस्ट ऑफ रेट डिफाइन नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लेम कर सकते हैं, बट ए पार्टनर कैन नॉट क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनलेस देयर इज एग्रीमेंट टू पे इट। अगर एग्रीमेंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तभी पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो एग्रीमेंट में भी एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो सकता है, मे बी ट्रेड कस्टम, अगर वो दे रहे हैं पहले से ही तब दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। या स्टैट्यूटरी प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो पे किया जाएगा। तो ये प्रोविजंस होने चाहिए तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, अगर पार्टनरशिप डीड में डिफाइन है तो। राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट इन एडवांस, अगर आपने कोई कैपिटल एडवांस में दी है तो वो भी आप इंटरेस्ट इन एडवांस ले सकते हैं, उसके लिए आप 6% पर एनम के हिसाब से क्लेम कर सकते हैं। राइट टू बी इंडेमनिटी, सेक्शन 13E में डिफाइन है कि ऑल पेमेंट दे मेड बाय द पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, अगर फर्म को कोई नुकसान हो रहा है उस फर्म की भरपाई के लिए किसी तरह की डेट या लायबिलिटी पार्टनर्स पे करते हैं तो पार्टनर्स को उसको क्षतिपूर्ति फर्म से लेने का अधिकार है। राइट टू यूज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, सेक्शन 15 में डिफाइन है कि जो भी पार्टनर हैं उनको पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको यूज करने का अधिकार है फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। वो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन एवरी पार्टनर हैज ए रूल कि ज्वाइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी हैव टू द यूज ऑफ द पार्टनरशिप, जितनी भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है उसका पार्टनरशिप के लिए वो यूज कर सकते हैं। राइट टू एक्ट टू इमरजेंसी, तो पार्टनर जो है वो अपनी पावर का इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं ताकि फर्म को कोई लॉस ना हो, तो इमरजेंसी में कोई भी वो डिसीजन ले सकते हैं फर्म को लॉस से बचाने के लिए। राइट टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर, तो एवरी पार्टनर इंटाइटल्ड टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू पार्टनर इनटू द फर्म, यानी कि जितने भी नए पार्टनर्स आएंगे उसके लिए पुराने लोगों की कंसेंट होना बहुत जरूरी है, तभी न्यू पार्टनर पार्टनरशिप में ऐड हो सकते हैं। नो लाइबिलिटी बिफोर टू द ज्वाइनिंग अंडर सेक्शन 31(2), जो भी न्यू पार्टनर पार्टनरशिप में ऐड होंगे उनके लिए पुराने डेट के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है, यानी इनकमिंग पार्टनर पुराने डेट या लाइबिलिटी के लिए फर्म की लाइबल नहीं होता है। राइट टू रिटायर, 1C के तहत पार्टनरशिप को रिटायर होने का अधिकार है, वो अपने बिजनेस है पार्टनरशिप का उससे वो अपने आप को विड्रॉ कर सकता है, यानी कि वापस हट सकता है, रिटायर हो सकता है। राइट नॉट टू बी डिस्क्वालीफाइड, जो पार्टनर होंगे उनको ईमानदारी से काम करना है और कोई भी उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है अगर वो ईमानदारी से गुड फेथ पे अगर काम कर रहे हैं और उनकी वजह से पार्टनरशिप फर्म को एडवांटेजेस हो रहा है तो कोई भी उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाएगा। राइट टू कैरी ऑन कम्पिटेटिव बिजनेस, तो जितने भी पार्टनर हैं वो रिटायर होने के बाद कम्पिटेटिव बिजनेस कर सकते हैं। ए पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर पार्टनरशिप फर्म क्या सेम बिजनेस वो कैरी कर सकते हैं। राइट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, तो जो भी आउटगोइंग पार्टनर कौन होता है, ऐसा व्यक्ति या तो वो रिटायर हो रहा है या ऐसा व्यक्ति तो पार्टनरशिप को छोड़ के जा रहा है। इफ द पार्टनर पास्ट अवे, यानी कि या तो पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायर हो जाता है, सुपरएनुएशन हो जाती है, तो उसके बाद उसको जो प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल अदर पार्टनर, तो जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसको वो हिस्सा देना पड़ेगा क्योंकि उसका शेयर्स भी उस फर्म में था। तो जो भी आपका पास्ट अभी पार्टनर या जिसकी डेथ हो गई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। सुपरएनुएशन पार्टनर या रिटायरमेंट पार्टनर्स को, आउटगोइंग पार्टनर्स को बाकी जो बचे पार्टनर्स होंगे उनमें से प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाएगा। अब बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। ड्यूटी क्या रहती है, टू गुड फेथ, यानी कि ईमानदारी से काम करें, फर्म के लिए सब मिलजुल कर काम करें, बुक ऑफ अकाउंट्स की सही जानकारी दें, फुल इंफॉर्मेशन दें, लॉस से बचाएं, फ्रॉड से बचाएं, लॉस में भी अपना हिस्सा जो कंट्रीब्यूट करें एंड अपने लिए पर्सनल प्रॉफिट क्रिएट ना करें। कम्पिटिटिव बिजनेस जो है, कंपीटिंग बिजनेस, अकाउंट फॉर द प्रॉफिट ऑफ कंपीटिंग बिजनेस, प्रॉफिट अर्न करें, प्रॉपर्टी का सही यूज करें, पर्सनल यूज ना करें, अपनी अथॉरिटी के अंदर रहकर काम करें। तो ये कुछ ड्यूटीज हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है टू कैरी बिजनेस टू द हाईएस्ट कॉमन बेनिफिट, सेक्शन 9 के तहत, कि जितने भी फर्म के पार्टनर्स होंगे उनको अपने स्किल और नॉलेज का सही इस्तेमाल करना है ताकि फर्म अच्छा बेनिफिट और प्रॉफिट अर्न करे, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो ईमानदारी से काम करें। एंड सेकंड, टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू द अदर पार्टनर, जितने भी फर्म के पार्टनर होंगे वो अपने साथ साथ दूसरों के प्रति भी फेथफुल होने चाहिए, दूसरों के प्रति भी ईमानदार होने चाहिए। टू रेंडर ट्रू अकाउंट,
तो जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबको सही जानकारी बुक ऑफ अकाउंट्स की देनी चाहिए, ट्रू इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, टू कम्युनिकेट फुल इन्फॉर्मेशन। कोई भी बात जो है वो किसी पार्टनर से छुपाई नहीं जानी चाहिए, प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन साझा करनी चाहिए। टू इंडेमनीफाई द फ्रॉड इन द बिजनेस, तो एवरी पार्टनर बॉन्ड टू कंपनसेट द फर्म इफ damages occur by the partner। तो अगर किसी पार्टनर की फ्रॉड की वजह से फर्म को लॉस हो रहा है तो सभी पार्टनर को उसकी भरपाई करनी पड़ती है। और अगर किसी एक पार्टनर की चीटिंग की वजह से या फ्रॉड की वजह से सबको लॉस हो रहा है तो उस पार्टनर को फर्म के लिए क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। टू अटेंड द अटेंटिवली ड्यूटीज विदाउट द रेम्यूनरेशन, तो सेक्शन 12 बी और 13 ए में अगर आपको ऐसी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ रही है जिसके बदले आपको कोई पैसे या अमाउंट नहीं मिल रहा, वो भी आपको सिंसियरली निभानी है। एंड नदर टू शेयर द लॉस, तो प्रॉफिट तो वैसे पार्टनर शेयर करते ही करते हैं, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है, अगर आपके पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट नहीं है कि लॉस कैसे शेयर किया जाएगा, तब भी सारे पार्टनर उस लॉसेस के लिए लाइबल होते हैं, इक्वली लाइबल होंगे जो भी लॉस फर्म में हो रहा है। टू indemnify द लॉस इन केस ऑफ द willful neglect, 13F डिफाइन करता है कि अगर आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से फर्म को लॉस हो रहा है तो उसके लिए सारे पार्टनर लाइबल होंगे। टू होल्ड एंड यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप, तो जो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है वो बिजनेस में यूज होनी चाहिए, पर्सनल यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द पार्टनर मस्ट यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, इफ नॉट डन सो तो ही शैल बी मेड लाइबल द लॉसेस इनकर फर्म ड्यू टू द कंसर्न। अगर आप प्रॉपर्टी का सही यूज नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से अगर लॉस हो रहा है तो बाकी मतलब पार्टनर्स को देना पड़ेगा, फर्म नहीं देगी। टू अकाउंट द पर्सनल प्रॉफिट, तो एवरी पार्टनर मस्ट अकाउंट द बेनिफिट ऑफ द फर्म नॉट टू द पर्सनल, तो आपको सिर्फ फर्म के बेनिफिट के लिए काम करना है, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम नहीं करना है। अगर आपने पर्सनली कोई प्रॉफिट अर्न किया है तो वो आपको फर्म को ही लुटाना पड़ेगा, यानी सीक्रेट प्रॉफिट कोई अर्न किया है तो वो आपको वो फर्म को ही देना पड़ेगा। टू अकाउंट फॉर प्रॉफिट ऑफ competing बिजनेस, ए पार्टनर मस्ट नॉट compete with the firm without the consent to other partner। आप विदाउट कंसेंट किसी के अदर पार्टनर के सेम बिजनेस compete नहीं कर सकते हैं। एनी प्रॉफिट मेड टू अनऑथराइज्ड कंपटीशन कैन बी क्लेम्ड बाय फर्म, अगर आपने कोई ऐसा प्रॉफिट अर्न किया अनऑथराइज्ड वे से कंपटीशन से तो वो फर्म आपसे क्लेम कर सकती है। नॉट टू असाइन द इंटरेस्ट, नो पार्टनर कैन असाइन ट्रांसफर द इंटरेस्ट टू द अदर पर्सन, कोई भी अपने हित की जो इंटरेस्ट है, हित का इंटरेस्ट का मतलब है अपना जो हिस्सा है वो दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता विदाउट एनी कंसेंट। आप अपना जो हिस्सा आपका बनता है फर्म का वो दूसरों को ऐसे ही ट्रांसफर नहीं करोगे, आपको बाकियों से भी पूछने की यहाँ पे ज़रूरत होती है, कंसेंट लेने की ज़रूरत होती है। टू एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ द एक्चुअल अथॉरिटी, यानी जितने भी पार्टनर हैं उनको उसी दायरे के अंदर मिलकर काम करना है जो अथॉरिटी डिफाइन है उनको दी गई काम करने की। उस अथॉरिटी के अगर वो काम आगे काम कर रहे हैं, मतलब अथॉरिटी से बढ़कर काम कर रहे हैं और उसकी वजह से लॉस हो रहा है, वो लॉस की भरपाई सारे पार्टनर्स करेंगे। उस लॉस की भरपाई वो ही पार्टनर करेगा जो अथॉरिटी का मिसयूज कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे इफेक्ट ऑन राइट एंड ड्यूटीज आफ्टर द चेंज इन फर्म। वैसे तो जितने भी पार्टनरशिप डीड, यानी जब भी फर्म बनती है, फर्म कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, पार्टनरशिप डीड बन रही है, तो उस टाइम जो सिचुएशन रहती है वो सेम रहती है, बट वो कब सिचुएशन चेंज हो जाती है, जब कोई फर्म में इनकमिंग पार्टनर, नया पार्टनर आ रहा है या आउटगोइंग पार्टनर है, देन आपकी पार्टनरशिप डेट चेंज हो जाएगी। जब आपकी फर्म के पार्टिकुलर बिल के ऊपर या फिक्स टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है तो फिक्स टाइम के बाद जो है वो चेंज हो जाएगी। जब आप अपने बिजनेस में कोई एडिशनल बिजनेस चेंज कर रहे हो, एडिशनल कोई सेटअप कर रहे हैं, तब भी पार्टनरशिप डीड चेंज हो जाएगी। देन उसके चेंज होने से राइट और ड्यूटी ऑफ द पार्टनर भी चेंज हो जाएगी, बट म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर सेम बनी रहेगी। अगर किसी तरह का चेंज नहीं होता है, पार्टनरशिप डीड भी सेम ही बनी रहेगी। ये तब चेंज होगा जब आप फर्म में नया पार्टनर एंटर हो रहा है, डेथ हो रही है, रिटायरमेंट हो रही है, फर्म के बिजनेस में किसी तरह का आप चेंज कर रहे हो, फर्म के टाइम
पीरियड में चेंज हो रहा है तभी चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब बात करते हैं रिलेशन ऑफ पार्टनर टू द थर्ड पार्टी, यानी थर्ड पार्टी के लिए पार्टनर का क्या रिलेशन रहता है। पार्टनर एज ए एजेंट, पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी पाई जाती है, प्रिंसिपल और एजेंट एक ही होता है। तो ये पार्टनरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि सारे पार्टनर्स, एक पार्टनर सबके लिए लायबल होगा, सब पार्टनर एक के लिए लायबल हो सकते हैं, यानी कि प्रिंसिपल और एजेंट यहाँ पे दोनों ही सेम होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने बिहाफ पे कोई काम कर रहा है तो वो दूसरों के लिए भी लायबिलिटी वहाँ पे क्रिएट कर सकता है। यानी कि एक व्यक्ति, अकेला सिंगल व्यक्ति एक्टिंग एज ए प्रिंसिपल हो सकता है एंड एक्टिंग एज ए एजेंट हो सकता है, वो दूसरों के लिए एजेंट हो सकता है। जर्नल ऑफ एजेंसी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लॉ ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप में जो है वो आपकी एजेंसी क्रिएट होती है। और लॉ ऑफ पार्टनरशिप ऑफन रिगार्डेड एज ब्रीच ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी, अगर आप लॉ ऑफ एजेंसी का ब्रीच कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली लायबिलिटी वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी दूसरे पार्टनर की। द एक्ट ऑफ एवरी पार्टनर हु डज एनी एक्ट टू कैरिंग ऑन द यूजुअल वे बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड बाय द फर्म बाइंड फॉर द फर्म, जो भी व्यक्ति किसी तरह का काम कर रहा है बिजनेस में, वो ऑटोमेटिकली दूसरों को भी अपने साथ उस बिजनेस के लिए बॉन्ड कर रहा है। बट हिज पार्टनर अनलेस, अगर किसी पार्टनर की अथॉरिटी से आगे जाके कोई काम कर रहा है तो उसके लिए वो दूसरे व्यक्ति लायबल नहीं होंगे। अथॉरिटी के अंदर, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर ही लायबल होंगे। द पर्सन हु इज द डीलिंग नो द नो अथॉरिटी, अगर कोई व्यक्ति ऐसी डीलिंग कर रहा है जिसको वो अथॉरिटी दी ही नहीं गई थी काम करने के लिए, तो उसके लिए भी दूसरे व्यक्ति लायबल नहीं होंगे। अगर आप डज नॉट नो बिलीव हिम टू बी पार्टनर, अगर जो व्यक्ति है वो पार्टनर ही नहीं है, तब भी उसके लिए बाकी पार्टनर लायबल नहीं होंगे। अदरवाइज पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, कुछ ही केसेस में पार्टनर लायबल नहीं होंगे, जब वो अथॉरिटी के बाहर जाकर काम करेंगे, जब पर्सन जो है उसको अथॉरिटी नहीं थी उस काम करने की, या वो पार्टनर पार्टनर के बिलीव में नहीं, या पार्टनर्स नहीं है, कोई और व्यक्ति काम कर रहा है, उसके लिए पार्टनर लायबल नहीं होंगे। नेक्स्ट बात आती है अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। अथॉरिटी दो तरह की रहती है काम करने में, तो कितने दायरे के अंदर वो काम कर सकता है। तो अथॉरिटी में भी एक्सप्रेस हो सकती है, लिखित हो सकती है, बोल के हो सकती है कि कौन सी बाउंड्री के अंदर उस पार्टनर ने काम करना है, उस पार्टनर की क्या बाउंड्री है जिसके अंदर रहकर उसने काम करना है। अगर पार्टनर विद इन द बाउंड्री वो काम कर रहा है तो पार्टनरशिप के जितने भी पार्टनर होंगे उसके लिए वो लायबल होंगे। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है, जो लिखित नहीं होती, ना बोल के होती है, लेकिन वो कंडक्ट ऑफ द बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है, यानी एप्लीकेशन ऑफ लॉ के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को उधार दिया है, तो आप कल को वो व्यक्ति अगर उधार नहीं देता है तो उसके ऊपर आप केस कर सकते हो, तो वो इम्प्लाइड अथॉरिटी है। सो सेक्शन 19 टू 22 इम्प्लाइड अथॉरिटी के सेक्शंस है, वो उसमें एप्लीकेबल होते हैं। इम्प्लाइड अथॉरिटी के लिए फॉलोइंग कंडीशन एप्लीकेशन जो है वो होनी चाहिए। फर्स्ट, द एक्ट डन रिलेटेड टू द नॉर्मल बिजनेस, जो भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे, जहाँ पे एम्प्लाइड अथॉरिटी एप्लीकेबल होनी है, वहाँ पे फर्म के नॉर्मल बिजनेस का काम हो सकता है, जैसे फर्म के चीज़ों को सेल करना, फर्म के बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना, वो इम्प्लाइड अथॉरिटी हो सकती है। द एक्ट मस्ट बी द यूजुअल वे, जो भी आप इम्प्लाइड अथॉरिटी में काम कर रहे हैं वो डे रूटीन वर्क हो सकता है। द एक्ट मस्ट बी बिहाफ ऑफ द फर्म, जो भी आप इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर काम करेंगे वो आप फर्म के लॉस को बचाने के लिए, फर्म के लिए आप काम करोगे। द एक्ट डन विद रिलेट टू द कम द स्कोप ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जो भी आप काम कर रहे हैं वो पार्टनरशिप के अंडर होना चाहिए, पार्टनरशिप के स्कोप के अंदर होना चाहिए। द एक्ट मस्ट बी डन इन द कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर, जो भी काम इम्प्लाइड अथॉरिटी है वो मतलब पार्टनर के उस पार्टनर के बॉन्ड के अंदर होनी चाहिए। पार्टनर, जो पार्टनर को एक दायरा दिया गया है, एक क्षेत्र दिया गया है, उसके अंदर ही होनी चाहिए इम्प्लाइड अथॉरिटी। सो एक्ट विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। पहला आता है कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, द एक्ट मस्ट बी इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो वो काम कर रहा है वो फर्म का होना चाहिए, यूजुअल वे का होना चाहिए, एंड फर्म के नेम के साथ होना चाहिए जो भी वो काम कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे, आप अगर कोई आपने उधार दिया है और वो उधार नहीं दे रहा तो आप केस कर सकते हो, इम्प्लाइड अथॉरिटी है। आप फर्म के नाम पे गुड्स को परचेज कर सकते हैं, किसी सर्वेंट को रख सकते हैं, फर्म की कलेक्शंस कर सकते हैं, गुड्स को सेल कर सकते हैं, बुक ऑफ अकाउंट्स को सेटल कर सकते हैं, तो वो इम्प्लाइड अथॉरिटी है। वो किसी पार्टनरशिप डीड में लिखित नहीं है कि ऐसे ऐसे करना है, वो इम्प्लाइड अथॉरिटी है, वो पता है आपको कि करना पड़ेगा अगर आप बिजनेस कर रहे हो।
So if the act outside the implied authority, then the partner shall not be liable, that specific partner shall be personally liable. यानी कि अगर कोई व्यक्ति implied authority के बाहर जाकर काम कर रहा है, तब वो बाकी लोग उसके लिए लाइबल नहीं होंगे, वहां पे म्यूचुअल एजेंसी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, वहां पे क्या होगा, जो व्यक्ति implied authority के बाहर जाके काम कर रहा है, सिर्फ वो ही व्यक्ति उसके लिए लाइबल होगा। जैसे कि सबमिट द फर्म डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन, जब आप अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन को दे रहे हो अपने नाम पे, मतलब आप अपने नेम पे कोई बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो, या फिर आप कंप्रोमाइज के लिए किसी से पैसे ले रहे हो, या केस को वापस लेने के लिए पैसे ले रहे हैं, या एक्सेप्ट टू सूट लायबिलिटी एंगेज टू द फर्म, फर्म के नाम पे किसी प्रकार की लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फर्म के नाम पे किसी के केस कर रहे हैं अपने बिहाफ पे, अपने नाम के बिहाफ पे, या फिर एंटर द पार्टनरशिप फर्म बिहाफ ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म के नाम पे अपने लिए कोई प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, वो आप अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके अपने लिए कुछ कर रहे हो, तो उसके लिए फर्म लायबल नहीं होगी। सो अब बात करते हैं यहाँ पे कि किन किन केसेस पे इम्प्लाइड अथॉरिटी एप्लीकेबल होती है, और इम्प्लाइड अथॉरिटी के लिए बाकी लोग बॉन्ड होते हैं या फर्म बॉन्ड होती है। बाय सेलिंग फर्म गुड्स, अगर आप फर्म्स की गुड्स को सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, बिल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या किसी एम्प्लॉय को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता है, और इसके अंदर अगर आप बॉन्डेड हैं तो फर्म उसके लिए बॉन्डेड होगी। इन ए ट्रेडिंग फर्म ए पार्टनर हैज द फॉलोइंग एडिशनल पावर टू बोरो द मनी, अगर आप कोई पार्टनरशिप चला रहे हैं तो आपको कुछ पावर दी गई है टू बोरो मनी ऑफ द फर्म नेम, फर्म के नाम पे आप बोरो मनी कर सकते हैं, प्लेज करवा सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं फर्म के नाम पे, तो ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता है। द एक्ट बियॉन्ड टू इम्प्लाइड अथॉरिटी, अगर आपका ऐसे कौन से एक्ट हैं जो इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आते हैं, ओपन टू बैंकिंग अकाउंट बिहाफ ऑफ द फर्म और इन हिज ऑन नेम, फर्म के नाम पे आप अपने नाम पे बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो, या फिर किसी प्रकार का क्लेम, या फर्म के नाम पे किसी प्रकार का क्लेम आप खुद ले रहे हो, या फर्म के केसेस को विड्रॉ करने के लिए किसी से पैसे ले रहे हैं, किसी के ऊपर फर्म के नाम पे किसी को केस करने के लिए आप कोई चीज एडमिट कर रहे हो, या फर्म की प्रॉपर्टी के नाम पे कोई चीज एक्वायर कर रहे हैं, ट्रांसफर टू इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म, फर्म की कोई प्रॉपर्टी है उसको किसी दूसरों को ट्रांसफर कर रहे हैं, या अपने नाम पे करवा रहे हैं, तो अपने नाम पे सीक्रेट प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो ये इम्प्लाइड अथॉरिटी के बाहर का क्षेत्र है, और जो पार्टनर ऐसा कर रहा है वो ही पर्सनली उसके लिए लाइबल होगा। लाइबिलिटी ऑफ द फर्म कब अराइज होगी? ठीक है, फर्म की लाइबिलिटी, फर्म किससे बनती है? सभी पार्टनर के इकट्ठा होने से बनती है। फर्म की लाइबिलिटी कब कब अराइज होगी? सेक्शन 26 कहता है कि फर्म इज लाइबल फॉर द एक्टिविटी टू एक्सप्रेस एन इम्प्लाइड अथॉरिटी, जो पार्टनरशिप की विधि, जो बाउंड्री के अंदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी होगी उसके लिए ही फर्म लाइबल होगी। दूसरा, सेक्शन 28 वन क्या कहता है? इफ द फर्म एक्सेप्टेड द लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जो फर्म के अंदर तो नहीं थी लेकिन फर्म फिर भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो वहां पे भी फर्म लाइबल होगी। सेक्शन 27 क्या कहता है? द पार्टनर मेड एनी मिस एप्रोप्रिएशन टू मनी, देन फर्म इज लाइबल टू द एक्ट विद इन द अथॉरिटी, अगर आप कोई पार्टनर मनी की मिस एप्रोप्रिएशन कर रहा है और वो अथॉरिटी के अंदर है, तो उसके लिए फर्म लाइबल होगी। बात करते हैं लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर, द एक्ट ऑफ द फर्म, सेक्शन 25। सो लाइबिलिटी क्या रहती है पार्टनर की फर्म के प्रति? द इट इज हाउएवर ओपन द पार्टनर मींस एक्सप्रेस कॉन्टैक्ट एक्सटेंड द लिमिट टू इम्प्लाइड अथॉरिटी, तो जो भी अथॉरिटी है वो डिफाइंड होती है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अगर उस अथॉरिटी के बाहर जाकर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो पर्सनली लाइबल होगा, अगर उस अथॉरिटी के अंदर अगर वो काम कर रहा है तो फर्म उसमें लाइबल होगी। ठीक है, अगर जो पार्टनर को इम्प्लाइड और एक्सप्रेस अथॉरिटी मिली है, अगर उसके बाहर अगर काम कर रहा है तो वो पर्सनली उसके लिए लाइबल होगा, लेकिन अगर उसके अंदर अगर काम है तो फर्म उसके लिए लाइबल होगी। लाइबिलिटी ओनली एक्ट आर डन बिहाफ ऑफ द फर्म, द पार्टनर वुड बी लाइबल ओनली इफ पार्टनर डूइंग द एक्ट डज टू बिहाफ ऑफ द फर्म। यहाँ पे फर्म की लाइबिलिटी या पार्टनर की लाइबिलिटी तभी राइज होगी अगर उसने फर्म के नाम पे काम किया है। अगर उसने फर्म का नाम यूज नहीं किया, अपने नाम पे काम किया है, तो उसकी पर्सनल कैपेसिटी लाइबिलिटी राइज होगी। ऐसा कोई काम जो फर्म के नाम का यूज करके अपने लिए आप कर रहे हो तो उसके लिए फर्म लाइबल नहीं होगी। लेकिन ऐसा कोई काम
कि जो आप फर्म के नाम पे कर रहे हो उसमें फर्म का ही बेनिफिट है, तो वहाँ पे फर्म लायबल होगी। लायबिलिटी ऑफ द फर्म टू द टॉर्ट, टॉर्ट का मतलब है मिसरिप्रेजेंटेशंस या फ्रॉड। तो एवरी पर्सन लायबल फॉर नेग्लिजेंस एंड द फ्रॉड, यानी कि यहाँ पे अगर किसी भी नेग्लिजेंसी और फ्रॉड की वजह से फर्म को कोई नुकसान हो रहा है तो वो व्यक्ति उसके लिए लायबल होंगे। ए पार्टनर चार्ज टू फर्म ही आस्क टू आइडेंटिफाई इट, द फर्म सिमिलरली लायबल टू पार्टनर कमिट टू टोर्ट अथॉरिटी ऑफ द को पार्टनर। अगर किसी भी को पार्टनर ने कोई टॉर्ट किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन की है, तो बाकी पार्टनर भी उसके लिए लायबल होंगे। लायबिलिटी ऑफ द इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर कौन होता है? जो पार्टनर आ रहा होता है। तो जो भी पार्टनर फर्म में न्यू एंटर होता है वो पुराने डेट के लिए लायबल नहीं होगा। तो सेक्शन 31(2) क्या कहता है कि इनकमिंग पार्टनर डेट के लिए लायबल नहीं होगा बिफोर टू ज्वाइनिंग, मतलब ज्वाइनिंग से पहले जो भी उसके फर्म के लायबिलिटी है उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। तो द इनकमिंग पार्टनर में एग्री टू द 3 एग्रीमेंट, फर्स्ट क्रेडिटर ऑफ द फर्म, पार्टनर एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ द डेट एंड द इनकमिंग पार्टनर। जो क्रेडिटर ऑफ द फर्म उसमें क्या क्लियर होगा कि फर्म जो है पुराने जो उधार है उसके लिए लायबल नहीं होगा। डेट, टोटल डेट उसके टाइम में इनकमिंग में कितने थे, इनकमिंग पार्टनर क्या जो एग्रीमेंट है वो ये बनते हैं। तो सच एग्रीमेंट नॉट इम्पावर द प्रायर क्रेडिटर टू स्यू टू इनकमिंग पार्टनर। ये एग्रीमेंट इसलिए बनता है कि जो पुराने क्रेडिटर हैं वो नए पार्टनर के ऊपर जो है केस नहीं कर सकते हैं, उस पुराने के ऊपर ही करेंगे। लायबिलिटी ऑफ द आउटगोइंग एंड द रिटायरिंग पार्टनर, आउटगोइंग या रिटायरिंग पार्टनर वो होता है जो फर्म से जाता है। सो आउटगोइंग पार्टनर यानी कि आप डेथ होने के बाद या फिर सुपरएनुएशन होने के बाद जा सकता है। तो जो भी आउटगोइंग पार्टनर्स होते हैं उसके लिए वो फिर भी लायबल होते हैं, लायबिलिटी के लिए वो लायबल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि डेथ होगी, सॉरी डेथ डेथ वाला कैंडिडेट लायबल नहीं होगा लेकिन सुपरएनुएशन वाला लायबल होता है। तो जो भी एग्रीमेंट बनते हैं पुराने पार्टनर्स के लिए वो ये बनते हैं कि वो रिटायरमेंट होने के बाद भी अगर उसके टाइम की अगर कोई लायबिलिटी है उसके लिए वो लायबल होगा। एंड प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम लायबिलिटी टू एक्सप्रेस द नोटिस, अगर वो लायबल तब नहीं होगा जब वो नोटिस जारी करेगा। तो वो लोकल लैंग्वेज के एक पेपर में एक नोटिस जारी करना पड़ता है, जो ऑफिशियल गेजेट का कुछ जो पेपर होता है जिसमें बिजनेस के बारे में लिखना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि आफ्टर डेथ इंसॉल्वेंसी, वो अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायर हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वो व्यक्ति उसके लिए लायबल नहीं होगा और पुराने डेट के लिए लायबल नहीं होगा। तो ये नोटिस जारी करना ज़रूरी है, तब वो लायबल नहीं होगा। एंड इस जो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, ऐसे पार्टनर जो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते हैं मैनेजमेंट में, तो उनको इस तरह का नोटिस जारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगेन आई रिपीटेड दैट कि आउटगोइंग पार्टनर रिमेन लायबल, यानी और जो जाने वाले पार्टनर होते हैं वो लायबल होते हैं अपनी लायबिलिटी के लिए, चाहे वो रिटायर ही क्यों ना हो गए हों, ठीक है? बट वो तभी लायबल नहीं होंगे जब वो उनको नोटिस देना पड़ेगा कि हम उस लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं हैं। अगर वो नोटिस आपने नहीं दिया है तो आप फिर भी अपनी लायबिलिटी के लिए लायबल होंगे। पोजीशन ऑफ द माइनर, तो माइनर तो पार्टनरशिप में फुल फ्लैश्ड पार्टनर नहीं होता है, माइनर सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो होते हैं तो वो पार्टनर्स नहीं होगा। बट माइनर एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, लेकिन माइनर जो है प्रॉफिट के लिए हिस्सा क्लेम कर सकता है, प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता है। मेजर होने के ऊपर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने जो है परमानेंट पार्टनर बनना है कि नहीं बनना है। तो वो मेजर एंड माइनर की कंडीशंस अलग-अलग होती हैं। तो कंसेंट जब वो मेजर होता है तो कंसेंट बाकी पार्टनर्स की लेके जो है वो एडमिट हो सकता है, लेकिन सिर्फ वो बेनिफिट के लिए एडमिट रहता है पार्टनरशिप में। तो आज का टॉपिक हमारा ये था इम्प्लॉयड अथॉरिटी।